चलें क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चे, आज का हमारा टॉपिक चलेगा, जस्ट अ सेकंड वेट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। न्यू चैप्टर है, न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको गौर से देखिएगा और फिर हम लोग इंशाअल्लाह ताला आज ये वाला चैप्टर हम लोग 80% कवर कर लेंगे। अगर 80 नहीं तो एटलीस्ट 50% कवर कर लेंगे। हो सकता है 50% ही करें, क्योंकि आज थोड़ी सी हम शॉर्ट क्लास लेंगे। वेदर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया और ये रिकॉर्डेड लेक्चर इस वजह से मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। देखिएगा मेरे बच्चे, आज हमारे पास न्यू चैप्टर जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 लास्ट टाइम अभी हमने किया था और उस चैप्टर का नाम आप लोगों को पता है, मास, वेट एंड डेंसिटी। वहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई तो वो मुझसे इंडिविजुअल भी कांटेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है, इंशाल्लाह ताला मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो आज हमारा इस चैप्टर के बैकबोन है दो चीज़ें, एक है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस और दूसरा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ये हम लोगों ने डिस्कस करना है। सबसे पहले मेरे बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को और फिर इसके बाद हम लोग फिर फर्दर फिर आगे फिर मूव करेंगे। ठीक है जी, देखिएगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले चीज़ आती है मोमेंट की। व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड मोमेंट? मोमेंट इज़ बेसिकली अ टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, जहाँ पर टर्निंग इफेक्ट हो रहा होता है, प्रोड्यूस हो रहा होता है, और वो टर्निंग इफेक्ट कहाँ पर होता है, कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास क्या चीज़ है, ये एक स्ट्रेट रॉड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज योर स्ट्रेट रॉड। ठीक है, अब इस स्ट्रेट रॉड को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। अब जहाँ से आप फोर्स लगा रहे हैं, ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करूँगा, ये देखिएगा क्लास, जहाँ से आप ये फोर्स लगा रहे हैं, राइट, दिस इज़ योर द पोजीशन ऑफ योर हैंड एंड यू अप्लाइड फोर्स फ्रॉम दिस। अब यहाँ से लेके जहाँ, देखो जाहिर सी बात है पूरी रॉड है, अब रॉड का मिड पॉइंट तो होगा, मिड पॉइंट जहाँ पर ये रॉड लाइक 50% डिस्ट्रीब्यूट है, बैलेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, d। and this distance and this force is perpendicular, they both are at the 90 degree. When this force and this distance is perpendicular, like they both lies at the right angle, then at that point we can say that turning effect of force is produced. ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। अब वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कैसे प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, बिकॉज योर अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर making an angle 90 degree with this distance. When the applied force is making an angle 90 degree with the distance d, then at that point we can say that moment is occur. ठीक है, इसका वर्ड लाजमी याद रखिएगा, उसको हम क्या कहेंगे, मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिएगा, स्ट्रेट लाइन है और वो रोटेट कहाँ पर होती है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पॉइंट को भी कहा जाता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, नंबर 1। और जिस पॉइंट पे, दिस इज योर पॉइंट, जो कि मैंने अभी रेड से मार्क किया, इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, लाइक ब्लू से मैं डार्क कर देता हूँ, ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन। इसके ऊपर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा होगा, रोटेट हो रहा होगा, सो दिस इज कॉल्ड योर द पॉइंट ऑफ रोटेशन एज वेल। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ रोटेशन का एक और नाम भी होता है और वो नाम है पिवट। ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन को हम पिवट भी कहते हैं। लेट सपोज मेरे पास सी सॉ है, ठीक है, ये एक प्लैंक है और इस प्लैंक के नीचे मैंने एक बॉक्स रख दिया और इस पॉइंट पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा होता है, रोटेट हो रहा होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पिवट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पिवट बोलते हैं। दिस इज़ योर डी, डिस्टेंस डी है, और अगर कोई वेट रखा हुआ है या तो कोई बॉक्स है, इट्स वेट इज एक्टिंग ऑन डाउनवर्ड। ये देखें, वेट का भी ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और फोर्स का भी न्यूटन होता है। तो ये देखें, अब हमारे पास क्या चीज़ हो गई, इस डिस्टेंस और इस वेट के दरमियान कितने डिग्री का एंगल बनने लग गया, 90 डिग्री का एंगल बनने लग गया। जब वेट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री का बनने लग गया, then at that point we can say that this is your turning effect.
और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर प्लैंक रोटेट हो रहा होगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पिवट। इज इट क्लियर? यस, एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस? किसी को कोई क्यूरी यहाँ तक इन 3 पॉइंट्स में है तो जल्दी से मुझसे पूछ लें। एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन। देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाता है यहाँ से लेके पूरी रॉड को, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रोटेशन पॉइंट है, जो ऑब्जेक्ट जो रोटेट हो रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस पे, जैसे कि एक्स एक्सिस है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, अब एक्स एक्सिस आप कहाँ से कहाँ तक काउंट करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी आपने लाइन ड्रॉ की है, तो ये पूरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये रॉड है, जो रॉड रोटेट कर रही है, मूवेबल रॉड है, उसको आप क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। अच्छा, जिस पॉइंट पे रोटेट हो रहा था उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये देखो, इस पॉइंट पे रोटेट हो रहा है ना, इस पॉइंट ऑफ रोटेशन का एक और नाम है, 2 नाम है, उसका क्या नाम होता है, पिवट। जैसे कि आप लोगों ने माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में एक चीज़ पढ़ी थी, क्या चीज़ पढ़ी थी, टिम्बल स्केल और सर्कुलर स्केल, एक ही चीज़ के 2 नाम थे। इसी तरीके से पॉइंट ऑफ रोटेशन का और एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक और नाम है, जिसका क्या नाम होता है, पिवट, जिसको हम बोलते हैं। यस, इज इट क्लियर? 2 नाम है एक ही चीज़ के। यस बेटा, इब्राहिम, उबैद, ईमान, हुरैन और मदारका ने ज्वाइन किया है, नहीं किया, आई डोंट नो। मोमिना, सैयदा मंसूर, मायदा मंसूर, इज इट क्लियर बेटा? ओके, गुड। नाउ मूव ऑन अनदर पॉइंट। अब ये देखो, जिस पॉइंट पर आपने फोर्स अप्लाई किए, लेट सपोज मेरे घर पे एक डोर है, ठीक है, यहाँ पे सबके घरों पे डोर होता है, ये देखें, ये रहा डोर, ठीक है, डोर लगा हुआ है। अब मेरे पास डोर नॉब ये लगा हुआ है, दिस इज डोर नॉब। अब मैंने क्या किया, इस डोर नॉब को पकड़ा और इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई कर दी F, ठीक है। अब मैंने जैसे ही मेरे बच्चे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, ठीक है, तो क्या चीज़ मुझे मिल जाएगी, जल्दी से मुझे बता दें। जैसे ही मैं डोर नॉब को फोर्स प्रोवाइड करूँगा, तो जिस पॉइंट पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं, जिस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अ पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट वेयर अ फोर्स इज अप्लाइड। जिस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उस पॉइंट का क्या नाम होता है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। अब लेट सपोज ये स्ट्रेट रॉड है, इस स्ट्रेट रॉड के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, ये बॉक्स रखा। इस बॉक्स की फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रही है, यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है। ये जब डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है, तो हम क्या चीज़ बोलेंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यस, इज इट क्लियर? एग्जैक्टली, द फोर्स बिकम्स अ परपेंडिकुलर। यस मेरे बच्चों, दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ मूव ऑन द सेकेंड लास्ट पॉइंट। इसके बाद फिर मोमेंट आर्म, जो असल हमारा टॉपिक है, मोमेंट आर्म और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, उसकी हम बात करने जाएंगे। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन आपको पता है, विच अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन। लेट सपोज अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये फोर्स अप्लाई हो रही है, दिस फोर्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन। जिस लाइन के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जहाँ से लेके जहाँ तक एक फोर्स अप्लाई हो रही होती है, दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली द लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दें। अब आ जाए मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म की डेफिनेशन देखें, नंबर 1, और एक और चीज़ की डेफिनेशन देखें, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इन दोनों की बात सेम। लाइक फॉर एग्जांपल, ये चीज़ सबको समझ आई थी, यहाँ से लेके ये यहाँ तक
force acting on a perpendicular distance is called turning effect of a force. याद है? ठीक है, ये याद है ना, इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट. टर्निंग इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द मोमेंट आर्म. ख़त्म. जो टर्निंग इफेक्ट है उसको हम मोमेंट आर्म भी बोलते हैं. ठीक है ना. अब मोमेंट आर्म हम कैसे बोलते हैं, क्या चीज़ होती है, ये देखें क्लास. ये एक प्लैंक है, ये एक मेरे पास पिवट पॉइंट है. अब इस पिवट पॉइंट से लेके जहाँ तक ऑब्जेक्ट है यहाँ तक तो जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कह दिया, d. ठीक है. और यहाँ पर ही हमने एक वेट रख दिया विच इज एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड. अब यहाँ से देखो इस पे क्योंकि पूरा प्रोसेस हो रहा है, कहाँ से, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक. दिस लाइन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन. दिस इज योर द लाइन ऑफ एक्शन. ठीक है. when the weight, when the perpendicular distance between the line, between the action of the force and the pivot is called the moment arm. तो इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक. और अगर आप बोलें कि सर फिर मेरे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स क्या हो गया, मेरे बच्चे बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स is measured by a quantity and is called the torque or the moment of a force. ठीक है, उसको हम टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स कहते हैं. अगर आप आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशन, यस, मोमेंट आर्म इज एक्टिंग परपेंडिकुलर बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द डिस्टेंस. अगर आप इसको आसान लफ्ज़ों में मोमेंट आर्म की डेफिनेशन लिखें, मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, लिखिएगा. व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कौन सी, अप्लाइड फोर्स. व्हेन अप्लाइड फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन आई रिपीट, when the applied force is acting on a perpendicular distance between the line of action, between the line of action, between the line of action of force, between the line of action of force and pivot, between the line of action of force and pivot, between the line of action of force and pivot is called turning effect of a force or moment arm, or moment arm. Is it clear to everyone? सबने नोट डाउन किया मेरे साथ साथ? ओके. नंबर नेक्स्ट, अब नंबर नेक्स्ट पॉइंट लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है. टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज बेस्ड अप ऑन द टू फैक्टर. ठीक है, हमेशा याद रखना जो टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है, लाइक जो मोमेंट जो प्रोड्यूस होता है, ये बेस करता है दो फैक्टर्स पे. एक ये वेट है या तो फोर्स है, इस पे बेस करता है मैग्नीट्यूड, और दूसरा मोमेंट आर्म, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपसे अप्लाइड फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के दरमियान, लाइक फ़र्क कितना है, कितना ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितना ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, वो सारी बातें होती हैं. तो लिखिएगा, टर्निंग इफेक्ट of a force depend upon the two factors. Number one, magnitude of applied force.
नंबर 1 इज़ योर मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, इसका मतलब है कि कितनी ज़्यादा फोर्स है, कितनी कम फोर्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे कितनी ज़्यादा, जाहिर सी बात है ज़्यादा फोर्स लगेगी तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा जल्दी जल्दी रोटेट होगा, टर्निंग ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर हमारे पास फोर्स कम लगेगी तो टर्निंग कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स फ्रॉम द पिवट, ठीक है। पिवट और अप्लाइड फोर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ज़्यादा है या कम है। दो फैक्टर्स पे मोमेंट डिपेंड करती है। अगेन मैं सी सॉ की बात करूँगा। ये देखें, इस केस में मेरे पास क्या है, इस केस में मेरे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है और लेट सपोज ये बॉक्स रखा हुआ है तो इसका वेट भी 50 न्यूटन लेट सपोज ज़्यादा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है। अब इस केस में क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कम है, ठीक है। और ये एक मैंने बॉक्स रखा, लेट सपोज इसका वेट भी कितना है, 10 न्यूटन। वेट भी कम है, डिस्टेंस भी कम है, तो इसका जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इसमें जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूस होगा वो भी लेस होगा, लाइक कम प्रोड्यूस होगा। इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा था, इसका वेट भी ज़्यादा था, तो इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, लाइक जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूस होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा, मोर, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं। जस्ट अ सेकंड वेट कीजिएगा मेरे बच्चे, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ये जब तक आप लोग रिकॉल कर लें जल्दी से। ओके बेटा, अब नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा जी मेरे बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई भी मसला है, कोई भी ऐसी बात जो नहीं समझ आई तो जल्दी से मुझसे पूछ लें, क्योंकि अभी मैंने फार्मूला नहीं बताया। अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला भी होता है, ठीक है। अब मैं वो फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स को हम इंडिकेट कर, अच्छा 2-3 नाम है। एक तो मोमेंट आर्म आप लोगों ने सीख लिया, एक तो हमारे पास क्या था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, और एक होता है टॉर्क। टॉर्क को हम इंडिकेट करते हैं इस तरह से, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। तो टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी विच इज़ योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी आपको मोमेंट आर्म निकालने के लिए आ जाए या टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स निकालने के लिए आ जाए तो मेरे बच्चे उसका फार्मूला आप याद रखिएगा, एफ क्रॉस टी। एफ इज़ योर द फोर्स विच इज़ मेजर्ड इन न्यूटन एंड डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर। तो न्यूटन मीटर इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ दिस। इज़ इट क्लियर? क्वांटिटी के साथ जब भी स्केलर आ जाएगा तो बेटा जी वो मेरे पास आंसर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी फॉर्म होता है। सो इज इट क्लियर? अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सर इसकी एक ही डायरेक्शन होती है या इसकी डायरेक्शन चेंज होती हैं? डायरेक्शन चेंज का मतलब ये है लाइक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह की डायरेक्शन होगी या इसकी डायरेक्शन हमेशा एक जैसी ही रहेगी? तो मेरे बच्चे इसका आंसर ये है कि इसकी डायरेक्शन चेंज होती हैं, ठीक है। चेंज होने का मतलब ये है कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में रोटेट होता है। अब देखिएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे रोटेशन होगा। लेट सपोज एक सी सॉ है मेरे पास, जैसे कि ये रहा एक सी सॉ, ये रहा एक वेट, ये हैवी वेट है, ये आ रहा है डाउन वेट, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लग गया, वेट 1 था, W1 D1, और आप इसको बोल सकते हो F1 D1 इज इक्वल टू। अब ये देखो ये स्मॉलर वेट है, जाहिर सी बात है स्मॉलर वेट है, इट मूव्स अपवर्ड एट द सेम टाइम। मैं सेम टाइम की बात कर रहा हूँ। एक तरफ आपका दोस्त बैठा है एंड इट्स अ हैवी वेट, ठीक है, और एक तरफ आप बैठे हो, इट्स अ लाइट वेट। तो क्या चीज़ हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जाएगा तो दूसरा अपवर्ड चला जाएगा।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये दोनों आपस में कितने 90 डिग्री के एंगल पर हैं। एक अगर मूव कर रहा है क्लॉकवाइज तो दूसरा मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। लेकिन वेट इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन डाउनवर्ड। फोर्स तो इसका कहाँ पर लगेगा, एफ, फोर्स तो अपवर्ड लग रहा है, लेकिन इसका वेट ग्रेविटी तो खींच रही होगी ना इसको, इसका जो वेट है वो तो डाउनवर्ड ही आ रहा होगा। अपवर्ड जो फोर्स लग रही है वो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, लेकिन डाउनवर्ड तो वेट आ रहा है। तो अब ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ W2 D2 और F2 D2 आप इसको लिख सकते हैं। तब हमने क्या बोल दिया, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अगर एग्जामिनर 1 मार्क के लिए पूछता है राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तब आप क्या बोलोगे, दस व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट अ पिवट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द सेम पिवट। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, एंड एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा, एट दैट पॉइंट योर रिजल्टेंट ऑल द रिजल्टेंट मोमेंट एक्टिंग ऑन इट अबाउट द सेम पिवट इज ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर जितने भी एक्टिंग हो रही होती है मूवमेंट, एक्टिंग हो रही होती फोर्स, एक्टिंग हो रहा था रिजल्टेंट फोर्स और टॉर्क, एट दैट पॉइंट इट बिकम अ ज़ीरो। मतलब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। नेट फोर्स कब ज़ीरो हो जाएगी, जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। लाइक ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट स्टेट में होगा। रेस्ट के क्या मतलब है, डाउनवर्ड फोर्स और द डाउनवर्ड मूवमेंट इज इक्वल टू द another downward movement, means कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ऑब्जेक्ट कहीं पर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड नहीं रहेगा, बल्कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से हो जाता, ये देखें, ये एक तरफ से डाउनवर्ड चला जाता, एक तरफ से अपवर्ड चला जाता, तो ये क्या होता, तो सम ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, और यू कैन से दैट द नेट टॉर्क इज़ नॉट इक्वलेंट टू ज़ीरो। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इज नॉट इक्वलेंट टू ज़ीरो हो जाता, यहाँ पर रिजल्टेंट और नेट टॉर्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरी बात समझ आ गई। तो हम क्या चीज़ बोलेंगे, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। यस मेरे बच्चों, ये मेरी बात समझ आ गई। एग्जैक्टली बेटा मरियम, बिल्कुल सही कहा है आपने, वेरी गुड। यस बेटा, इब्राहिम, मरियम, मोमिना, शावेज़, मायदा, मंसूर और अब्दुल्ला, अरफा, आमना, इज़ इट क्लियर टू एवरी वन? जिनके मैंने ईमान, हानिया, उसामा, जिनके मैंने नाम नहीं लिए, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि बेटा मैं सबके नाम नहीं ले सकता। इरफा, आयशा, उस्मान, अब्दुल्ला बिन नौमान, इरहा, मलिहा, मलिक अम्मार, मनाहिल, नईम, मरियम, हमीद, ओके, शानजे, सुहेबा, इज़ इट क्लियर टू एवरी वन? ओके मेरे बच्चे, ओके ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें जी, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में मूव करने जा रहे हैं। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे हो रही है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे हो रही है। लेट्स सपोज अब मैं आपके सामने एक डायग्राम देने जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर आपको बताता नहीं है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहाँ है। ठीक है, अब देखिएगा, ये मेरे पास पिवट है, ठीक है, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, इसका वेट है W1 और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है W1। ठीक है जी, और से सुनिएगा क्लास।
इसका वेट है, ये लाइटर वेट था, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स एक्ट हो रही है एफ, वो अपवर्ड हो रही है। हमने इसका वेट नहीं कंसीडर किया, इसकी हमने फोर्स कंसीडर कर ली एफ। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, d2। सिमिलरली एट द सेम पॉइंट मेरे पास यहाँ पर एक फोर्स है, इट इज़ ऑल्सो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड w3। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डिस्टेंस हमने ले लिया d2, ठीक है। अब एग्जामिनर ने कहा राइट डाउन इट्स इक्वेशन। सबसे पहले तो आपने इसकी इक्वेशन लिखनी। इक्वेशन लिखने के लिए एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा, इस वाले फॉर्मूले का, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। इधर चीज़ देखें क्लास, वर्ड क्या यूज़ किया एग्जामिनर ने, सम। सम का मतलब होता है जितनी भी फोर्सेस आ रही हैं। अच्छा, इस वेट का देखना है टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट। ये पिवट पॉइंट किया, एक आपने एरो बना दिया, ये वेट और टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट एरो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, जल्दी से मुझे बताइएगा। ये जो मैंने एरो बनाया है W3 का पिवट से, ये क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो जब भी आप इक्वेशन लिखोगे, ये एक पास पेपर को सॉल्व करने का तरीका है। आपने एरो बना के क्या लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब दूसरे पर आ जाएं क्लास। अब इस W2 का पिवट तक का एरो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मैंने W2 का पूछा है, W1 का, सॉरी। क्लॉकवाइज, यस, वेरी गुड, दिस इज योर क्लॉक। अब लास्ट फोर्स रह गई F2। अब ये मुझे बताओ F2 का पिवट तक का फोर्स जो चल रहा है, वो क्लॉक चल रहा है या एंटी क्लॉक चल रहा है, एंटी क्लॉक। वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो योर एंटी। अब आपने एक करना है कि क्लॉक वाली जगह को एक जगह लिख दो, एंटी क्लॉक वाली जगह को एक जगह लिख दो। कैसे, ये देखो, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट बोला है ना एग्जामिनर ने, इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। पहले क्लॉक का लिख लो, आप लिखोगे W1 D1, यहाँ पर आ गया क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू, अब आ जाओ F2। देखो F2 का जब मूव करवाएंगे ना, तो F2 सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक मूव नहीं होगा, बल्कि ये F2 पूरा रोटेट होगा, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फोर्स तो जस्ट इतनी लगेगी जो मैंने हाईलाइट की है, F2 जो सर्कल में बनाई, फोर्स तो जस्ट ये लगेगी, लेकिन रोटेशन डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का काउंट होगा। मींस जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में जब लिखोगे, आप लिखोगे F2 ब्रैकेट में D1 प्लस D2, क्योंकि फोर्स तो जस्ट F2 की लग रही है, लेकिन ये डिस्टेंस कवर कर रहा है D1 का और D2 दोनों का, तो ये तब जाके रोटेशन होगा इसका। इज इट क्लियर? प्लस क्योंकि सम करना था, ये एंटी क्लॉकवाइज से क्या आ रहा है, W3 D3, तो क्या आ जाएगा W3 D3। जी मेरे बच्चों, ये वाली इक्वेशन सबको समझ आई है या किसी को कुछ भी समझ नहीं आई, जल्दी से मुझे बताएं। क्योंकि जाहिर सी बात है ना भाई, ये जब आप F2 का जब फोर्स जब मूव करवाओगे, ऑब्जेक्ट ने तो रोटेट कहाँ पर होना है, पिवट पॉइंट पर होना है, ठीक है। जब पिवट पॉइंट पर जब रोटेट होना है तो अप्लाइड फोर्स टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट होती है, दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस वजह से हमारे पास ये क्या बन जाता है, F2 इंटू D1 प्लस D2। ये देखो भाई, सबसे पहले क्लॉक और एंटी क्लॉक को आपने बता देना है। ये आ गए एंटी क्लॉक, ये वाली ऊपर वाली सारी कौन सी आ गई, एंटी क्लॉक, ये वाली आ गई क्लॉक। एंटी क्लॉक को ये देखो, अब आपने क्या किया, एंटी W3 D3 को लिखा प्लस, फिर हमने क्या किया, F2
के अंदर D1 एंड D2 दोनों दो डिस्टेंस आ रहे थे। ये देखो F2 इंटू D1 प्लस D2, ये दो डिस्टेंस आ रहे। नंबर 3 क्या था? क्लॉकवाइज। ये कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज W1 से लेके D1 तक, W1 से D1 तक का डिस्टेंस। तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन इस तरह से फॉर्म होगी। यस मेरे बच्चों, आयशा, उस्मान एंड मुबीना, मैंने री एक्सप्लेन कर दिया। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसको एक दफ़ा से देख भी लेना दोबारा से। इंशाल्लाह ताला ये मैं पोस्ट कर दूँगा, ठीक है? आज ही ये पोस्ट हो जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन समझ आ गई है सबको? किसी को कोई क्यूरी है तो अभी मुझसे पूछ लें। कोई ऐसी बात जिसमें कोई भी मसला है? वेलकम वेलकम, नो इशू नो इशू, गुड। तो मेरे बच्चे इक्वेशन को लाजमी आपको बनाने आना चाहिए। एक और छोटी सी बात, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक टर्म बनाई थी, कंडीशन। ये देखें, एक मैं बनाऊंगा प्लैंक, अगेन सीसॉ वाला प्लैंक है, और मैंने क्या किया, पिवट रख दिया। अच्छा, प्लैंक कुछ इस तरह का बनेगा। ये भी डाउनवर्ड होगी, ये आ गया D1। अब ये फोर्स तो चलेगी अपवर्ड, बट इट वेट्स इज एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड W2, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस D2, ठीक है? सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। दोनों चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? रोटेट भी हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट जब रोटेट भी हो रहा है, दोनों चीज़ें भी हैं, तो कितने मोमेंट से रोटेट हो रहा है, अब वो अब आपने बताना, ठीक है? तो वो बताने के लिए अब आप क्या करोगे, टॉर्क नेट, मतलब टॉर्क ऑफ क्लॉकवाइज को या एंटी क्लॉकवाइज को, जो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर क्या है? एंटी ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर को स्मॉलर से माइनस करवा दो। टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज माइनस करवा दो टॉर्क क्लॉकवाइज, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट टॉर्क आ जाएगा। इस नेट टॉर्क का क्या मतलब होता है मेरे बच्चे? नेट टॉर्क का मतलब ये होता है कि आपके पास कितने टॉर्क से ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, लाइक कितनी रिजल्टेंट से टॉर्क रोटेट कर रहा है। जैसे कि हमने फोर्सेस वाला एक चैप्टर पढ़ा था, डायनामिक्स। इसमें यहाँ पर लग रही थी 5 न्यूटन फोर्स, बैक पे लग रही थी 2 न्यूटन फोर्स, 5 में से 2 जाएगा 3, तो कितने न्यूटन फोर्स लग गई टोटल? 3 न्यूटन फोर्स से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था फॉरवर्ड। ऐसा ही है ना? ऐसे निकाली थी ना हमने डायरेक्शंस, और अप्लाइड फॉर रिजल्टेंट फोर्स। तो इसी तरीके से जब आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो फोर्सेस आ जाती हैं, और आपको क्या चीज़ निकालने के लिए आ जाए? नेट टॉर्क निकालने के लिए आ जाए, तो मेरे बच्चे नेट टॉर्क आप कैसे निकालोगे? हम मेरे बच्चे नेट टॉर्क निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज से माइनस करवा देंगे। लेट्स सपोज अगर क्लॉकवाइज ज़्यादा होता तो हम क्या करते? क्लॉकवाइज को फिर हम माइनस करवा देते एंटी क्लॉकवाइज से, तो हमें पता चल जाता कितने रिजल्टेंट टॉर्क से ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, ठीक है? तो इसकी रोटेशन को, नेट टॉर्क रोटेशन को निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? क्लॉकवाइज को माइनस करवा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? ये वहाँ पर जहाँ पर एग्जामिनर बोले कि फाइंड आउट द टॉर्क नेट फोर्स, टॉर्क नेट फोर्स अगर बोलते, ठीक है? या तो एग्जामिनर बोलते हैं फाइंड आउट द नेट टॉर्क बोलते, इस तरह की वर्डिंग्स बोलेगा, तब आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकालना, ठीक है? ये बात समझ आ गई? हेलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नो, एग्जामिनर मेरे बच्चे ये कभी नहीं पूछेगा नेट टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, ठीक है? नेट टॉर्क निकालने को ज़रूर बोलेगा, लेकिन नेट टॉर्क की डायरेक्शन के बारे में कभी बात नहीं करता एग्जामिनर। Yes beta, all of you, is it clear to everyone? अभी आगे जाने से पहले, ठीक है, हम क्या कहते हैं
कुछ बातें इसकी और मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जब अप्लाई करना होता है ना प्रिंसिपल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉ द सिंपल मॉडल ऑफ द और द गिवन इंफॉर्मेशन, फाइंड द पिवट, पिवट पता होना चाहिए कि कितनी फोर्सेस लग रही हैं, कितना डिस्टेंस है पिवट से, फिर वो चीज़ें फिर आपको फिर बतानी है। और फिर उसके बाद फिर प्रिंसिपल को फिर बताना है, यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट टू फाइंड द अननोन क्वांटिटी, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, फिर जो अननोन क्वांटिटी, फिर आपको फिर अननोन क्वांटिटी के बारे में बताना होता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो हमारा समझें आज का ये वाला जो चैप्टर है मोमेंट वाला, ये समझे 60% हो गया आपका टॉपिक। ये देखें, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस कर ली। सेंटर ऑफ मास और इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग आज मोमेंट से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। मोमेंट से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा। चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन यही वाला आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, ऑन फिगर 3.1 शोज द ब्रेक पैडल ऑफ अ कार विच इज़ कनेक्टेड टू अ ब्रेक सिलेंडर, ठीक है, ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड है। या आपने एक फोर्स अप्लाई किया, दिस यूर द फोर्स एंड दिस यूर द सेकेंड फोर्स, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, द ब्रेक प्रेस्ड, ये रहा ब्रेक पैडल, ब्रेक प्रेस विद द फोर्स एफ, एफ से ये देखो इसको प्रेस किया गया। दिस फोर्स प्रोड्यूस अ मोमेंट अबाउट द पिवट, प्रेसिंग द ब्रेक कॉजेज अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन टू एक्ट ऑन द पिस्टन, ठीक है। डिफाइन द टर्म मोमेंट। यस मेरे बच्चे, अभी मैंने बताया था, जल्दी से मुझे डिफाइन करो मोमेंट। प्रोडक्ट 5 बेटा, मुझे the amount of force is the product of force applied and the perpendicular distance from the pivot point. Excellent beta, excellent. The product of applied force and the perpendicular distance is called moment. आप आसान डेफिनेशन भी लिख सकते हो, the force perpendicular to the direction about the pivot. Very good, very good. इरहा ने मैसेज किया, yes बेटा इरहा बोलें, you raise your hand. Force perpendicular to the distance. Very good. सबके आंसर सही हैं अभी तक। तो लिखेंगे define the term moment when the force is acting on a perpendicular distance towards the pivot is called moment. When the force is acting on a perpendicular distance towards a pivot is called moment. Done. आगे चले। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाई टू द ब्रेक पैडल। ब्रेक पैडल पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, अब ये आपको बताना है। ये देखें, ये रही फोर्स, सेकंड बी पार्ट में। शाबाश, कैलकुलेट करें, कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट 6 मिनट्स हैं, शाबाश हरी अप। न्यूटन, मरियम कहती हैं 15 न्यूटन। ओके, बाकी स्टूडेंट्स ने क्या निकाला है आंसर?
यस बेटा। यस वेरी गुड। 14.5 इज इक्वल टू 15, राउंड ऑफ कर लें। यस बेटा। अरफा, इब्राहिम, मायदा, इब्राहिम, मलिक अम्मार, आप लोगों ने कैलकुलेट किया। शानजे, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे बच्चे सिंपल इस पे फार्मूला लगेगा, F1 D1 प्लस इज इक्वल टू F2 D2। अब ये देखें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक डिस्टेंस यहाँ तक है तो एक डिस्टेंस यहाँ तक है। अगर मैं इसको D1 दे देता हूँ तो ये D2, मैंने भी बताया था आपने पिवट तक का डिस्टेंस लेना होता है। तो यहाँ से लेके इस फोर्स का यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट होगा। तो इसमें कितने डिस्टेंस आ रहे हैं? 2। तो आप इसके साथ क्या लिखोगे? प्लस F2 D2, इस तरह भी लिखोगे। ठीक है, मैंने पहले जानबूझ के नहीं लिखा था। अब ये देखो, ये वाला फोर्स कैसे होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके जा रहा है, मीन्स F2 D2 ये हो गया। तो F मल्टीप्लाई बाय 18 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, फोर्स इज योर 80 न्यूटन, distance is your 4, 22 सेंटीमीटर, 320 न्यूटन मीटर। ये मल्टीप्लाई है, वहाँ पर ले जाके डिवाइड करवा दें। 320 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 22 सेंटीमीटर, सी और सेंटीमीटर बेसिकली। ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कैंसिल। 320 डिवाइड बाय 22, योर आंसर इज, जी क्या आंसर निकाला? मायदा भी 15 कह रही हैं, ओके। 320 डिवाइडेड बाय 22, इट्स 14.544, ठीक है, विच इज़ इक्वलेंट टू 15। सो 15 न्यूटन, सो दैट योर आंसर इज़ 15 न्यूटन। तो मेरे बच्चे जिनका आंसर 15 न्यूटन आया है, ऑलमोस्ट सबका ही 15 न्यूटन आया, 14.54 विच इज़ इक्वलेंट टू 15 न्यूटन। तो वो आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया, इस तरह से कैलकुलेट करना था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन इज दिस। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास पिस्टन का हमें दे दिया। कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर का बिल्कुल बेसिक फार्मूला लगेगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने प्रेशर पढ़ा नहीं है, लेकिन पहले प्रीवियस क्लासेस में शायद कुछ याद हो। प्रेशर P इज़ इक्वल टू F/A होता है। ठीक है, तो जल्दी से प्रेशर कैलकुलेट करें, क्या निकला प्रेशर? वेरी गुड, फोर्स अपॉन एरिया। क्या निकाला आप लोगों ने आंसर? (6.7 into 10 power 4 Pascal. Pascal is the SI unit. Very good, very good. पावर 4 पास्कल। ठीक है, और अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करवा देते हैं, तो राइट साइड पे थोड़ी शिफ्ट करवा देते हैं, तो 4 - 1 हो जाएगा। तो 67 इंटू 10 पावर 3 पास्कल, क्योंकि राइट साइड पे आप माइनस करवाते हैं। ठीक है, पावर को, तो ये जाएगा 67 किलो पास्कल। सो दिस इज़ योर द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर निकलेगा। क्लास बिल्कुल एंड होने वाली है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और मास वेट एंड डेंसिटी का टेस्ट अनाउंस होने वाला है, वो मैं ग्रुप पे अनाउंस कर दूँगा। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।